बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम कश्मीर को फिर से पटरी पर लाने के लिए किस रास्ते की तरफ देख रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने लोगों से बात करने की अपील की। कल प्रधानमंत्री ने कश्मीर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग में कश्मीर पर अपना दर्द जाहिर किया। आज केंद्र सरकार की तरफ से खबर आई है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल कश्मीर जाएंगे। ये महीने भर के अंदर गृहमंत्री का दूसरा कश्मीर दौरा होगा। 46 दिन हो चुके हैं। कश्मीर में या तो सन्नाटा दिखता है या फिर वो पत्थरबाज दिखते हैं जो 5% लोगों की साजिश का हथियार बनकर 95% जनता की जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं। सवाल ये है कि कश्मीर को पटरी पर लाने का फॉर्मूला क्या है। मेरी गुजारिश है मरकजी सरकार से भी कि आपको 95% लोगों का ख्याल करना है कि उनको हम इस मुसीबत से कैसे निकालें। 5% लोगों के लिए 95% कश्मीरियों को सजा नहीं देनी है। अगर हमें सारे जितने भी कश्मीर में लोग हैं, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, उनको बताओ हम बात करेंगे। बताओ क्या बात करनी है, कैसे चाहते हो आप, क्या चाहते हो आप। कश्मीर पर पीएम के लैपटॉप वाले बयान, सर्वदलीय बैठक और कल कश्मीर के विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग में कश्मीर को लेकर पीएम का दर्द। केंद्र सरकार ने कश्मीर पर कोशिशें तेज कर दी हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज कश्मीर पर हालात की समीक्षा की। राजनाथ कल 2 दिन के दौरे पर कश्मीर भी जाने वाले हैं। वो 1 महीने में दूसरी बार कश्मीर के दौरे पर होंगे। ऐसी सरकार है कि जागने का नाम ही नहीं लेती है, सोई रहती है। कोई निर्णय ले लेती, कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई आज तक कि कश्मीर में उनको क्या करना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात होनी चाहिए। तो आपको लगता है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ये बात तो जमीन पे दिखनी चाहिए ना। कहना बड़ा आसान है, लेकिन करने तो कब शुरू करेंगे। इन कोशिशों के बीच आज श्रीनगर में सुबह 9 बजे से लेकर 8 घंटे के लिए 12 पुलिस थानों के कर्फ्यू में छूट दी गई। दक्षिण कश्मीर के 5 जगहों पर छुटपुट पथराव को छोड़ दिया जाए तो कश्मीर घाटी में सोमवार और मंगलवार का दिन शांति से बीता। सरकार बातचीत के लिए ट्रैक 2 के रास्ते पर भी चल रही है, जिसमें कश्मीर के बुद्धिजीवी और मुस्लिम नेताओं से बातचीत करना भी शामिल है। हमें कश्मीरियों की बात को सुनना है, हमें कश्मीरियों के दिल को छूना है, हमें कश्मीरियों के जज्बात को समझना है। हम लोग जाकर कश्मीरी लीडर्स से भी, आवाम से भी, वहां के अलग अलग सेक्शन से बात करना चाहते हैं, उनके जज्बात को समझना चाहते हैं और हुकूमत को समझाना चाहते हैं। कश्मीर में मौजूदा हालात के बीच सेना प्रमुख दलबीर सिंह भी आज सुबह अचानक श्रीनगर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सेना को सीआरपीएफ और पुलिस की सक्रिय मदद के लिए कहा गया है। अभी तक सेना का पूरा फोकस सीमा पार से आ रहे आतंकियों के सफाये पर था। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। खबरदार में अब हम कश्मीर की आग में आतंक का पेट्रोल छिड़कने वाले पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे और कश्मीर में पाकिस्तान के हवाला नेटवर्क को डिकोड करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद जैसे आतंकवादी और खुद आईएसआई कश्मीर में टेरर फंडिंग कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खुलासा किया है कि कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान फंड मैनेजर बना हुआ है। इसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने आम जनता के बैंक खातों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आइए आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर में हिंसा का मुख्य प्रायोजक बन गया है। मुझे गोली मारोगा, मुझे गोली मारोगा। गिलानी ने बोला, गिलानी ने वही पैसे देता है हमें। कितना रुपए मिलता है? 500 देता है, 500 रुपए एक आदमी का। हाँ, एक आदमी को 500। कश्मीर में टेरर फंडिंग की इस गवाही ने भारत सरकार को चौकन्ना कर दिया और फिर कश्मीर हिंसा की टेरर फंडिंग की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी गई। तो कश्मीर हिंसा के मुख्य प्रायोजकों के चेहरे बेनकाब हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में करीब 50 से 60 करोड़ रुपए कश्मीर में फैली हिंसा को भड़काने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से भेजे गए। पाकिस्तान से मिलने वाली टेरर फंडिंग के सोर्स का पता लगाने के लिए एनआईए ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख बैंकों के कुछ संदिग्ध अकाउंट्स की जांच की,
जांच में खुलासा हुआ। जम्मू कश्मीर के कई बैंकों में कई अकाउंट्स हैं जिनमें पिछले कुछ वक्त में बड़े लेन देन हुए हैं। इन बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए तक की ट्रांजैक्शन हुई है। इनमें से कुछ बैंक अकाउंट्स में पाकिस्तान के हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा से बड़ा अमाउंट जमा करवाया गया है। अब एनआईए ने कश्मीर के सभी बैंकों से ऐसे बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी है जिनमें पाकिस्तान से पैसा जमा करवाया गया है। अगर आपने दहशतगर्दी पे लगाम लगानी है तो आपको जो फंडिंग है हवाला के जरिए उसको रोकनी पड़ेगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी जो है भारत सरकार ने जो जिम्मेवारी जो है वो आईबी को और एनआईए को दी है। थॉर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, मैक्सिमम अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा और जितनी भी जो बेनामी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको पकड़ना पड़ेगा और तभी आप जो है हवाला फंडिंग को रोक सकेंगे। आज तक को खुफिया सूत्रों के जरिए पता चला है कि कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन कश्मीर में टेरर फंडिंग कर रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आम कश्मीरी लोगों का ब्रेन वॉश करके उनके बैंक खाते में पैसा जमा कराया जाता है, जिसके बाद आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बदले उस व्यक्ति के बैंक खाते में टेरर फंडिंग की रकम का 1% कमीशन के तौर पर छोड़ दिया जाता है। अक्सर बैंक खाते में जिस दिन पैसा जमा करवाया जाता है उसी दिन उसे निकाल लिया जाता है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें खाता धारक का पैसा जमा करवाने वाले से कोई संबंध नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक की नजर से बचने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठन और आईएसआई इन खातों में छोटी छोटी मात्रा में पैसे डालते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और खुद आईएसआई कैसे कश्मीर में टेरर फंडिंग कर रही है, इसके तरीकों के बारे में आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर से खाड़ी देशों में जाने वाले कश्मीरियों से आतंकवादी संगठन संपर्क करते हैं और उन्हें पैसों का लालच देकर कश्मीर में अपना अंडरग्राउंड एजेंट उन्हें बना लिया जाता है। आतंकवादी संगठन कश्मीर में अपने अंडरग्राउंड एजेंट के बैंक अकाउंट में उनके एनआरआई रिश्तेदार बनकर पैसे डालते हैं। आतंकवादी कश्मीर में निवेश और सेब व्यापार की आड़ में भी बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर टेरर फंडिंग करते हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियां उन बैंक खातों की भी जांच कर रही हैं जिनमें इंग्लैंड से चैरिटी के नाम पर पैसों का लेन देन हो रहा है। तक के ये फंडिंग का तल्लुक है। कुछ तो ये फंड्स हमारे वक्त में ये जो मिलिटेंट वहां से क्रॉस बॉर्डर करते थे उनके जरिए भेजते थे। कुछ इनके सोर्सेज हैं, कुछ लेडीज इन्होंने रखी हुई हैं। हमारे वक्तों में कुछ लेडीज थी, कॉलेज की स्टूडेंट्स थी जो इन्होंने वहाँ सोर्स बनाए हुए थे। इनके जरिए भी पैसा जो था आता था और वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को। इस खुलासे के बाद अब एक बार फिर साबित हो गया है कि कश्मीर में फैली हिंसा का मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान ही है। अब खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती यह है कि कश्मीर में टेरर फंडिंग का पाकिस्तानी प्रसारण कैसे रोका जाए। मंजीत नेगी, आज तक। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक अद्भुत लड़की से आपकी मुलाकात कराएंगे, 4 साल की लेकिन कक्षा 9 में। आप रहिए खबरदार। अब हम आपको एक ऐसी जीनियस बच्ची से मिलवाते हैं जो सिर्फ 4 साल 8 महीने और 21 दिन की उम्र में 9वीं क्लास की स्टूडेंट बन गई है। लखनऊ की रहने वाली अनन्या वर्मा रामचरितमानस से लेकर बड़े बड़े कोर्स की किताबें बिना हटके ऐसे पढ़ती हैं कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। हमारी बातों पर आपको यकीन ना आए तो आप खुद अनन्या से मिल लीजिए। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते, उस छोटी सी उम्र में लखनऊ की अनन्या वर्मा पूरी लय के साथ वीर रस की कविता पढ़ती है। चार साल 7 महीने 22 दिन की उम्र में अनन्या लखनऊ के सेंट मिराज स्कूल में 9वीं क्लास की स्टूडेंट बन गई है। अनन्या जब अपनी क्लास में पहुंचती है तो उनके लिए अलग से कुर्सी लगती है। अनन्या की छोटी सी उम्र का बड़ा कमाल देखिए कि जब वो 9वीं की किताब पढ़ना शुरू करती हैं तो कहीं नहीं अटकती। 1 दिसंबर 2011 को जन्मी अनन्या तेज बहादुर सिंह की बेटी है जो लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट सुपरवाइजर है। वो उसके बर्थडे पर आप बुलाए थे। वो एक दिन ऐसे ही अनन्या को स्कूल लेकर गए जहां टीचरों ने अनन्या की प्रतिभा को एक नजर में पहचान लिया।
एक निरंजन सर टीचर है, हिंदी पढ़ाते थे सुषमा को, इसकी सिस्टर को। उन्होंने मुझसे पूछा, पहले तो नमस्ते हमने किया, फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि ये छोटी क्या कर रही, तो हम कहा सर बाप के सामने आप देख लीजिए। तो उन्होंने उनके जो किताब थी जो यहाँ लिखे हुए थे इससे पढ़वाया। फिर ऐसे में बोली कि ये तो उनसे भी तेज़ है। फिर प्रिंसिपल मैम को, मैनेजर सर को फ़ोन कर दिया। उसके बाद में इन्होंने मुझसे फ़ोन करके कहा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट लेकर के आ जाओ घर हमारे। तो हम चले गए ऐसे घूमते खेलते खेलते इसको लेकर के। फिर ये हुआ कि ये तो सबसे तेज़ है, कर लेगी हाई स्कूल, एडमिशन करा लीजिए। अनन्या और उनके 2 भाई बहन विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। अनन्या की बहन सुषमा के नाम सबसे कम उम्र में बोर्ड परीक्षा पास करने का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है। अनन्या की बहन सुषमा ने 2007 में 10वीं पास की थी, जब वो सिर्फ 7 साल की थी। सुषमा अब 15 साल की उम्र में पीएचडी कर रही हैं। अनन्या का बड़ा भाई शैलेंद्र भी महज 14 साल की उम्र में बीसीए कर चुका था। 2007 में ही वो देश का सबसे छोटा ग्रेजुएट बना। अनन्या के माता पिता को उम्मीद है कि अनन्या अपनी काबिलियत से बड़ी बहन और भाई को भी पीछे छोड़ देगी। इसकी दीदी बहुत तेज है। बड़ा भाई है शैलेंद्र कुमार, वो पहले पढ़ा 2.5 साल में रामायण, फिर बिटिया 2.5 साल में रामायण पढ़ा, बड़ी वाली सुषमा। उसके बाद ये उन्हीं का देख देख करके ये भी कह रही कि दीदी आपको हम पिछाड़ देंगे और पढ़ेंगे आप ही की तरह। अनन्या का एडमिशन 9वीं क्लास में हो चुका है। स्कूल में जब उसका पहला दिन था तो हर छात्र उसको हैरानी से देख रहा था। अनन्या के स्वागत में स्कूल ने तो पूरा स्वागत समारोह ही आयोजित कर दिया। मैंने उसकी एडमिशन इस बेस पे लिया क्योंकि मैंने देखा कि उसको हिंदी की पूरी नॉलेज है, सारा बहुत अच्छे से रीडिंग कर लेती है, मात्रा, मतलब जो 8th क्लास तक का कोर्स है वो उस बच्ची को आता है। इसके अंदर अभी राइटिंग पावर नहीं है क्योंकि छोटी है, अभी 4 साल 9 महीने की बच्ची है। तो जब तक मसल्स डेवलप नहीं हो जाती हाथ के, तब तक हम इसको भी लिखने के लिए प्रेशर भी नहीं देंगे। अभी खाली कैरॉन्स देते हैं, कलर करे, उससे मतलब प्रैक्टिस करे। अनन्या जैसे बच्चे बड़े विरले ही होते हैं। मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसे बच्चों को वंडर चाइल्ड कहा जाता है और अनन्या भी मेडिकल साइंस की भाषा में वंडर चाइल्ड है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।